नमस्ते, जुर्म और नाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बेंगलुरु में हुई एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था। यह कहानी है एक 13 साल के मासूम बच्चे निश्चित की, जिसके विश्वास का फायदा उठाकर उसी इंसान ने उसकी जान ले ली जिस पर उसका परिवार सबसे ज्यादा भरोसा करता था। यह सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि हमारे समाज के उस कड़वे सच का आईना है, जहां लालच और मौका मिलने पर विश्वास सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। आइए इस भयानक कहानी की शुरुआत से लेकर अंजाम तक की हर बारीकी को जानते हैं। कहानी की शुरुआत निश्चित का लापता होना। 30 जुलाई 2025 की दोपहर थी। बेंगलुरु के क्राइस्ट स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला 13 साल का निश्चित हमेशा की तरह स्कूल की छुट्टी के बाद अपने घर शांतिनिकेतन लेआउट के पास लौट आया था। वह एक शांत और सीधा साधा बच्चा था, जिसे साइकिलिंग और फुटबॉल का बहुत शौक था। शाम 5 बजे वह अपनी साइकिल से ट्यूशन के लिए निकला। हर दिन वह 7:30 बजे तक घर वापस आ जाता था, लेकिन उस शाम 8 बज चुके थे और वह वापस नहीं लौटा था। परिवार चिंतित हो गया। निश्चित के दादाजी खुद ट्यूशन सेंटर गए। वहां टीचर ने बताया कि निश्चित अपनी क्लास खत्म करके समय पर निकल गया था। दादाजी ने सोचा कि शायद वह रास्ते में दोस्तों के साथ रुक गया होगा। वह उसी रास्ते पर वापस लौट रहे थे, तभी उनकी नज़र प्रोमली फैमिली पार्क के पास खड़ी एक साइकिल पर पड़ी। यह निश्चित की साइकिल थी। निश्चित आसपास कहीं नहीं था। वह तुरंत घर वापस आए और पूरा परिवार उसे खोजने में जुट गया। उन्होंने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी निश्चित के बारे में कोई खबर नहीं थी। रात 10:30 जब निश्चित के खुद से लौटने की उम्मीद टूट गई, तो उसके पिता ने पास के हुलीमाबू पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। सीसीटीवी फुटेज और एक रहस्यमय बाइक सवार। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। एक टीम ने ट्यूशन सेंटर से निश्चित के घर तक के पूरे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक फुटेज में उन्हें एक बड़ा सुराग मिला। निश्चित एक हेलमेट पहने शख्स के साथ एक पल्सर बाइक पर बैठा हुआ था। जब यह फुटेज परिवार को दिखाई गई, तो वे भी उस शख्स को पहचान नहीं पाए, क्योंकि उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। हालांकि जिस तरह से निश्चित आराम से उस बाइक पर बैठा था, उससे यह साफ था कि वह उस शख्स को जानता था और उसे जबरदस्ती नहीं ले जाया जा रहा था। यह एक स्वैच्छिक अपहरण जैसा लग रहा था, जिससे मामला और भी उलझ गया था। फिरौती की कॉल और व्हाट्सएप संदेश। रात के 1 बज चुके थे। निश्चित की मां सविता के फोन पर एक अनजान व्हाट्सएप कॉल आई। यह एक फिरौती की कॉल थी। अपहरणकर्ताओं ने निश्चित की रिहाई के बदले 5 लाख रुपए की मांग की और धमकी दी कि अगर उन्होंने पुलिस को खबर दी तो वे अपने बेटे का मरा हुआ चेहरा देखेंगे। एक पल में उस परिवार की दुनिया उजड़ गई। सविता ने रोते हुए तुरंत पैसे देने की हामी भर दी और अपने बेटे को सही सलामत लौटाने की भीख मांगी। हालांकि निश्चित के पिता को डर था कि फिरौती देने के बाद भी उनके बेटे को जिंदा छोड़ा जाएगा या नहीं। उन्होंने बिना देर किए इस कॉल के बारे में पुलिस को बता दिया। पुलिस ने उस नंबर को ट्रैक करना शुरू कर दिया, लेकिन वह आउट ऑफ कंट्री दिखा रहा था, क्योंकि यह एक इंटरनेट कॉल थी। कुछ घंटों बाद सविता को एक व्हाट्सएप मैसेज आया, जिसमें लिखा था, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारे बच्चे को सही सलामत लौटा दूंगा। जब परिवार ने पूछा कि पैसे कहाँ पहुँचाने हैं, तो अपहरणकर्ता ने बताया कि वह जल्द ही लोकेशन बताएगा। पुलिस इन सभी संदेशों पर नजर रखे हुए थी और उस लोकेशन का इंतजार कर रही थी। फिरौती का खेल। पुलिस से बचते हुए अपहरणकर्ता ने निश्चित के पिता को पैसे लेकर यलचिनहल्ली मेट्रो स्टेशन बुलाया। यह उनके घर से करीब 5 से 6 किमी दूर था। निश्चित के पिता 5 लाख रुपए लेकर निकल पड़े और उनके पीछे सादी वर्दी में पुलिस भी थी। पुलिस ने सतर्कता से आसपास नजर रखी, लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी कोई नहीं आया। निश्चित के पिता को लगा कि शायद अपहरणकर्ताओं को पुलिस की मौजूदगी का पता चल गया है। तभी उन्हें एक और व्हाट्सएप मैसेज आया,
जिसमें उन्हें पैसे लेकर वेगा सिटी मॉल के बाहर लगे एक डस्टबिन में डालने के लिए कहा गया। इस बार निश्चित के पिता ने पुलिस को बिना बताए अपनी नजरों से बचते हुए अकेले ही जाने का फैसला किया। उन्होंने पैसे डस्टबिन में डाले और दूर खड़े होकर अपने बेटे के लौटने का इंतजार करने लगे। लेकिन रात के सन्नाटे में काफी देर तक कोई नहीं आया और जिस नंबर से मैसेज आया था वह स्विच ऑफ हो गया था। एक अजीब सा डर उनके मन में बैठ गया था। अब उनके पास पुलिस को फिर से जानकारी देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। निश्चित का शव मिलना और पहचान। पुलिस ने वेगा सिटी मॉल और आसपास के इलाकों में तलाशी ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की रकम लेने की कोशिश नहीं की और नहीं दोबारा कोई कॉल या मैसेज किया। यह साफ था कि यह एक शौकिया अपहरण था जिसमें किसी करीबी का हाथ था, लेकिन वह कौन था यह अभी भी रहस्य था। निश्चित को लापता हुए 12 घंटे से भी ज्यादा हो गए थे। उसी शाम करीब 5:30 बजे कगालीपुरा रोड के पास एक सुनसान जगह में एक चरवाहे को एक जली हुई लाश मिली। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि चेहरा बुरी तरह झुलस चुका था और कपड़े भी जल गए थे, लेकिन बॉडी का आकार यह बता रहा था कि यह एक बच्चे की लाश थी। बनेरघट्टा पुलिस ने हुलीमाबू पुलिस को खबर दी। जब निश्चित के परिवार को शव की शिनाख्त के लिए बुलाया गया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बुरी तरह जली हुई लाश और कपड़ों के टुकड़ों के बावजूद कमर पर बंधे चांदी के धागे से यह पुष्टि हो गई कि यह शव उनके प्यारे बेटे निश्चित का ही था। यह गुमशुदगी और अपहरण का मामला अब हत्या में बदल चुका था। अपराधी की पहचान, एक चौंकाने वाला खुलासा। 20 पुलिस अधिकारियों की टीम, जिसमें स्टेट इंटेलिजेंस ब्रांच और सेंट्रल क्राइम ब्रांच भी शामिल थीं, ने मामले को सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी। फिरौती के लिए इस्तेमाल किए गए नंबर की लोकेशन बार बार बदल रही थी और पुलिस ग्रिड से भी बाहर जा रही थी। हालांकि डीसीपी नारायणा को एक और मोबाइल नंबर का सुराग मिला, जिसकी मूवमेंट भी उसी इलाके में हो रही थी। 1 अगस्त 2025 की रात 1 बजे निश्चित की लाश मिलने के करीब 7 घंटे बाद पुलिस को बनेरघट्टा फॉरेस्ट के पास एक गांव के करीब अपहरणकर्ताओं की लोकेशन मिली। इंस्पेक्टर कुमारस्वामी बीजी और सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार की अगुवाई में पुलिस ने घेराबंदी की और स्कूटी से भाग रहे 2 लोगों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। जब वे नहीं रुके और पुलिस अधिकारियों पर खंजर से हमला किया तो आत्मरक्षा में पुलिस ने उनके पैरों में गोली मारकर उन्हें पकड़ लिया। अस्पताल में जब निश्चित के परिवार को अपराधियों की पहचान के लिए बुलाया गया तो वे उन्हें देखकर सन्न रह गए। अपहरण और हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ड्राइवर गुरुमूर्ति था, जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। गुरुमूर्ति का घिनौना अतीत और साजिश का खुलासा। 27 साल का गुरुमूर्ति, जो एक प्रोफेशनल ड्राइवर था, लगभग 8 महीने पहले निश्चित के परिवार द्वारा काम पर रखा गया था। उन्होंने ऐप के बजाय सीधे उसे काम पर रखा था, क्योंकि वह कम पैसों में काम करने को तैयार था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि साल 2020 में पॉक्सो एक्ट के तहत गुरुमूर्ति पर केस दर्ज हो चुका था। हालांकि सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया था। गुरुमूर्ति ने बहुत कम समय में परिवार का विश्वास जीत लिया था और निश्चित के भी काफी करीब आ गया था। ड्राइवर होने के नाते वह हर जगह परिवार के साथ होता था। वह उनकी बातों को ध्यान से सुनता था और उनकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगा चुका था। उसने देखा था कि निश्चित के माता पिता दोनों अच्छी कमाई करते हैं और वे इकलौते बेटे से बहुत प्यार करते हैं। इसी लालच ने निश्चित को उसका प्राइम टारगेट बना दिया। गुरुमूर्ति ने अपने दोस्त गोपाला कृष्णा उर्फ गोपी, 25 साल, को भी इस योजना में शामिल किया। गोपी ने एक ओल्ड एज होम से एक 75 साल के बुजुर्ग का फोन और सिम कार्ड चुराया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने फिरौती के लिए किया ताकि पुलिस उन तक न पहुंच पाए। गुरुमूर्ति को यह भी पता था कि पुलिस कैसे उसे ट्रेस कर सकती है, क्योंकि उसका भाई बेंगलुरु पुलिस में एक कांस्टेबल था। जुर्म का अंजाम, विश्वास का कत्ल। 30 जुलाई की शाम
गुरुमूर्ति ने निश्चित को बहलाया फुसलाया। उसने निश्चित को चाट खिलाने के बहाने अपने साथ चलने को कहा। निश्चित ने अपनी साइकिल पार्क में खड़ी कर दी और बिना किसी शक के गुरुमूर्ति के साथ बाइक पर बैठ गया। गुरुमूर्ति ने निश्चित को पहले भी पानी पूरी खिलाने के बहाने ले जाकर वापस छोड़ा था ताकि वह अपने प्लान को पक्का कर सके। गुरुमूर्ति का इरादा कभी भी निश्चित को जिंदा छोड़ने का नहीं था। वह जानता था कि अगर उसने निश्चित को रिहा कर दिया तो उसकी पहचान सामने आ जाएगी। इसलिए उसने पैसे लेकर भी उसे मार डालने का मन बना लिया था। उसने निश्चित के पिता को अलग अलग लोकेशन पर बुलाया ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि पुलिस उनका पीछा नहीं कर रही है। जब उसे यलचिनहल्ली मेट्रो स्टेशन पर सादी वर्दी में पुलिस दिखी तो वह वेगा सिटी मॉल चला गया, लेकिन वहां भी पकड़े जाने के डर से पैसे लेने नहीं आया। उसके बाद इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए गुरुमूर्ति और गोपी ने निश्चित के हाथ पैर बांधे, उसे बुरी तरह पीटा और फिर उसका गला काटकर निर्ममता से हत्या कर दी। यह सोचकर ही रूह कांप जाती है कि एक 13 साल के मासूम ने अपने आखिरी पल में कितना डर और दर्द सहा होगा। इसके बाद उन्होंने उसके शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी ताकि उसकी पहचान न हो सके। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, लेकिन आज वही विश्वास एक हथियार बन सकता है। हम अपने घरों की दीवारें ऊंची बना सकते हैं, लेकिन खतरा तो उस मुस्कुराहट के साथ आता है जिसे हम खुद अपने घर में जगह देते हैं। यह सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि हमारे समाज के उस जुर्म का आईना है जहां लालच, मजबूरी और मौका मिलते ही यही भरोसा एक हथियार बन जाता है। हमें जागरूक रहना होगा, अपने सिस्टम्स को मजबूत करना होगा और सबसे बढ़कर अपने बच्चों को ऐसी सीख देनी होगी जो उन्हें सुरक्षित रखे। यह दुनिया बदल गई है और शायद हमेशा ऐसी ही रहे, लेकिन अगर हम हमेशा होशियार और जागरूक रहें तो शायद, बस शायद, हम उस अंधेरे को अपने और अपने बच्चों तक पहुंचने से रोक सकें। अगर आप ऐसी ही सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल जुर्म और नाम को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।